पाऊं। हमारे जो अगले पैनलिस्ट रहेंगे मिस्टर रोहन सक्सेना, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं MPIDC इंदौर से। सर प्लीज आप मंच पर आएं, मिस्टर रोहन सक्सेना जी, और एक एवी के माध्यम से डालते हैं इनकी जिंदगी पर एक नजर। MPIDC इंदौर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रोहन सक्सेना को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के क्षेत्र में सालों का अनुभव है। ये रोहन सक्सेना की प्रशासनिक कुशलता और मैनेजमेंट का ही नतीजा है कि मध्य प्रदेश की औद्योगिक नगरी पीथमपुर की तस्वीर आज बदलती नजर आ रही है। इंडस्ट्रीज के लिए लैंड एक्विजिशन की बात हो या निवेशकों के लिए इन्वेस्टिंग प्रोसीजर को आसान बनाना, रोहन सक्सेना इंडस्ट्री के ऐसे कई मुश्किल पहलुओं का समाधान निकालना जानते हैं। रोहन सक्सेना का समर्पण आज सिर्फ इंदौर को ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश को विकास के नए आयाम से जोड़ रहा है। हमारे अगले पैनलिस्ट को मंच पर बुलाना चाहूंगी मिस्टर अंशुल अग्रवाल, प्लीज आप मंच पर आएं। डायरेक्टर हैं मायजो डीप परफ्यूमरी हाउस के। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे और ऑडियो विजुअल के माध्यम से इनकी जिंदगी पर भी एक नजर डालते हैं किस तरह से कामयाबी की कहानी रच रही है। हमेशा से कुछ नया, कुछ अलग सीखने की इच्छा अंशुल अग्रवाल को आज एक लीडर के रूप में उभार रही है। 13 साल की छोटी उम्र में ही अंशुल का नाम मध्य प्रदेश के यंगेस्ट वेब डेवलपर की श्रेणी में शुमार हुआ। IIT दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग, न्यूजीलैंड से 3 महीने की इंटर्नशिप, IIT दिल्ली के फोटोग्राफी क्लब में अभूतपूर्व योगदान और रिटेल कंसल्टेंसी के फील्ड में महारत हासिल कर अंशुल अग्रवाल ने साल 2011 में अपने फैमिली बिजनेस की कमान संभाली। आज अंशुल अग्रवाल MD PH के ऑपरेशंस, एडमिनिस्ट्रेशंस, फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्सेज को लीड कर रहे हैं। Z Black के फ्लैगशिप ब्रांड के साथ MD PH आज भारत की दूसरी सबसे बड़ी अगरबत्ती की कंपनी बन चुकी है। कई बड़े फिल्म और कार्टून स्टार्स MD PH के प्रोडक्ट्स को एंडोर्स कर रहे हैं। अंशुल की लीडरशिप में आज MD PH ने 4 स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्थापित कर ली हैं। हौसले बुलंद हो तो सफलता आपकी कदम चूम ही लेती है। आज अंशुल अग्रवाल का जज्बा इस कहावत को सार्थक कर रहा है। मैं अपने अगले पैनलिस्ट को मंच पर बुलाना चाहूंगी डॉक्टर महक भंडारी, प्लीज मैम मंच पर आएं। आप MS जनरल सर्जन हैं श्री औरोबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे डॉक्टर महक भंडारी। सर बहुत स्वागत है आपका। ऑडियो विजुअल के माध्यम से एक नजर किस तरीके से काम कर रहे हैं उनकी जिंदगी पर। निरंतर मेहनत, खुद पर विश्वास और मंजिल को पाने की जिद, यही वो खासियतें हैं जो डॉक्टर महक भंडारी के व्यक्तित्व को शुरू से ही अलग बनाती है। आज चिकित्सा जगत में इनका नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर से MBBS की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर महक ने सर्जरी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और MS सर्जरी की उपाधि हासिल की। इन्होंने लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में भी विशेष महारत हासिल की है। डॉक्टर महक भंडारी बैरिएट्रिक और सभी तरह के लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करने के साथ साथ आज भंडारी अस्पताल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूट्स के भंडारी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, औरबिंदो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल और महक बैरिएट्रिक हॉस्पिटल की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को भी संभालते हैं। कोविड महामारी के दौरान भी डॉक्टर महक भंडारी ने निस्वार्थ भाव से कोविड मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज किया। आज डॉक्टर महक भंडारी चिकित्सा क्षेत्र में सिर्फ मध्य प्रदेश को ही नहीं बल्कि पूरे भारत को एक नया बल दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। मैं मंच पर इनवाइट करना चाहूंगी मिस्टर रमनवीर सिंह अरोड़ा जी को। सर प्लीज आप मंच पर आए। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रतन फाउंडेशन से। बहुत स्वागत है सर आपका। ऑडियो विजुअल के माध्यम से इनकी जिंदगी पर भी नजर डालते हैं कि किस तरह से अपने सपनों को उड़ान दे रहे हैं मिस्टर रमनवीर। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे हमारे अगले पैनलिस्ट का। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का।
ये पंक्तियां ऐसे व्यक्ति के बारे में हैं जो अपनी वचनबद्धता के लिए मशहूर है। आपने बेरोजगारी को समस्या बताने वाले तो कई देखे होंगे, लेकिन रोजगार का समाधान निकालने वाले आम नहीं, कुछ खास लोग होते हैं। मध्य प्रदेश के एक ऐसे ही शख्सियत हैं रमनवीर सिंह अरोड़ा, जिन्होंने रोजगार देने का ऐसा समाधान निकाला है कि आज युवा उन्हें अपना आइकॉन मानते हैं। दृढ़ संकल्प शक्ति और आगे बढ़ने की चाह रखने वाले रतन फाउंडेशन के चेयरमैन रमनवीर सिंह अरोड़ा आज एक यूथ आइकॉन और समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने हजारों युवाओं को आज रोजगार के नए अवसर दिलाकर देश और प्रदेश की माटी को गौरवान्वित किया है। आइए जानते हैं इनके हौसलों की उड़ान को। तो देखिए, युवाओं का जोश और बुजुर्गों का अनुभव, अगर ये दोनों चीजें एक साथ मिल जाएं तो क्या कुछ इंसान नहीं कर सकता है। हमारे चारों पैनलिस्ट मंच पर मौजूद हैं और चलिए शुरुआत करते हैं हमारे अगले सेशन की। ओवर टू यू आसिफ। बहुत धन्यवाद आपका पूजा। और देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, कोई गाड़ी बिना पहियों के चल नहीं सकती और उड़ान अगर कोई प्लेन लेता भी है तो लैंडिंग गियर चाहिए कम से कम टेक ऑफ के लिए। और वो लैंडिंग गियर कौन है? वो लैंडिंग गियर ये यूथ हैं और ये पैनल यूथ से भरा हुआ है। बहुत स्वागत करता हूं मैं इस पैनल का। सबसे पहला सवाल रोहन जी आपसे। रोहन जी, जब हम उड़ान की बात कर रहे हैं तो हम उद्योगों की बात कर रहे हैं, उद्योगों के विकास, उद्योगों की दिशा और आज क्या चुनौती फेस कर रहे हैं। सीधा मेरा सवाल आपसे यही है सर, आज मध्य प्रदेश में उद्योगों की क्या स्थिति है और ये कैसे बेहतर हो सकती है? हेलो, थैंक यू। जब आप उद्योगों की बात करते हैं, जैसे मैं पिछले 2 साल से एक ट्रेंड देख रहा हूँ, पोस्ट कोविड की बात करूँ तो सबसे बड़ा ग्रोथ का इंजन कोई होता है अगर किसी इकोनॉमी में, तो वो इंडस्ट्रीज़ हैं। तो इंडस्ट्रीज़ जब भी आती है तो अपने साथ एक इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, उसके साथ में कुछ एक एम्प्लॉयमेंट लेके आते हैं, साथ में एक सर्कुलर इकोनॉमी लेके आते हैं जिससे आप एम्प्लॉयमेंट देते हैं तो वो जो पैसा खर्च होता है, टैक्स रेवेन्यू आता है। तो इंडस्ट्रीज़ आर द बिगेस्ट इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट। मध्य प्रदेश में पिछले 2 साल इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहे हैं। ये हम बोलें कि कोविड के बाद नई अपॉर्चुनिटीज़ हमने क्रिएट की हैं। कोविड के बाद इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हुआ, बाहर से जो सामान आता था वो वहाँ पे आना बंद हुआ। हमें अपने एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ मिली। गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रेशर आया कि हमें किस तरह की पॉलिसीज़ लानी चाहिए ताकि लोकल एंटरप्रेन्योरशिप हम डेवलप कर सकें। तो इस तरह की एक प्रोसेस स्टार्ट हुई जो धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट पे कन्वर्ट होती गई। आज हम देखें तो हम फार्मा का जब हम बात करते हैं तो फार्मा में वी हैव बिकम ए बिट सेल्फ डिपेंडेंट रादर दैन फ्रॉम इम्पोर्टिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज़। ऑटोमोबाइल्स की हम बात करें तो एक नए नए डेवलपमेंट्स ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। टेक्सटाइल के लिए एक हिस्टोरिक ईयर रहा है क्योंकि टेक्सटाइल की जितनी इंडस्ट्री इस साल आई हैं वो पिछले 10 साल में भी नहीं आई होंगी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो ग्राउंड वर्क बहुत अच्छा था कि हमने जो कोशिश की कि किस तरह से इंडस्ट्रीज़ को अट्रैक्ट करें। तो इंडस्ट्रीज़ कभी एक फैक्टर की वजह से नहीं आती। इंडस्ट्री ऑलवेज लुक फॉर एन इकोसिस्टम। जब कोई इंडस्ट्री आती है तो वो सबसे पहले देखते हैं कि लैंड वहाँ पे कैसे मिलेगी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसी हैं हमारी, उनके जो एम्प्लॉयज़ आएंगे उनके लिए लिविंग स्टैंडर्ड्स कैसा है, कैसे लोग वहाँ पे रहेंगे, उनके बच्चों के लिए स्कूल हैं, कॉलेज हैं, एक्सेस कैसा है, एयर कनेक्टिविटी कैसी है। ये सारे पैरामीटर्स को जब हम इम्प्रूव करते हैं तो एक इकोसिस्टम डेवलप होता है, उसके बाद इंडस्ट्रीज़ को हम अट्रैक्ट करते हैं। पिछले 2 साल में हमने इतना अच्छा इकोसिस्टम डेवलप किया है, कंबाइनिंग ऑफ द फैसिलिटीज़ एंड द पॉलिसीज़, कि अब धीरे धीरे इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे अट्रैक्ट हो रही हैं। और लास्ट 1 साल में जो ग्रोथ परसेंटेज अभी बताया जा रहा है 45%, अभी जो माननीय मंत्री जी बता रहे थे, इट इज़ एक्चुअली नियर टू 100%, और जो अब का साल होगा इट वुड बी नियर टू 200%। मैं पैनल में आता हूं, लेकिन स्वागत है बहुत माननीय केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी का, हमारे बीच आ गए हैं। तालियां खुलकर दे दीजिए अगर आप। अंशुल जी, आपसे एक सवाल है। जब आप एक स्टार्टअप शुरू करते हैं, एक अलग चुनौती, एक अलग चैलेंज होता है, कैसे जीरो से शुरुआत करेंगे। लेकिन जब आप किसी बिजनेस को 2nd जनरेशन या 3rd जनरेशन में ज्वाइन करते हैं तो वो ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है या जीरो से स्टार्टअप शुरू करना चुनौतीपूर्ण होता है? ये आपसे इसलिए क्योंकि आप 2nd जनरेशन हैं जो अपने फैमिली बिजनेस को रन कर रहे हैं। सर, सभी चीज़ें चुनौतीपूर्ण हैं और चुनौती ही है जिससे मज़ा आता है, चाहे वो स्टार्टअप हो चाहे आपका फैमिली बिजनेस हो। डेफिनेटली मैं बोलूँगा 0 to 10 लेकर आना किसी चीज़ को ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है क्योंकि उसमें एक संघर्ष होता है।
बट जब आप एज अ सेकेंड जनरेशन एक बिज़नेस ज्वाइन करते हैं जो आपके फादर 0 to 10 लाएँ, तो आपका एम उस बिज़नेस को ज्वाइन करके 10 to 20 ले जाना नहीं है, आपको 10 to 100 ले जाना है। तो वहाँ पे भी अपने आप में एक चैलेंज होता है। प्लस एक स्टार्टअप जब आप करते हैं तो आप शुरू से अपने हिसाब से सारी चीज़ें सेटअप करते हैं, तो वो एक आपका बेबी होता है। बट जब आप एक फैमिली बिजनेस ज्वाइन करते हैं तो काफ़ी सारा कल्चर, स्टाफ, काफ़ी सारे सिस्टम्स पुराने होते हैं, तो आपको एक पुराने चलते हुए सिस्टम में अपनी जगह भी बनानी है और उसको 10x ग्रोथ पे भी लेकर जाना है। तो अपने आप में चुनौतियाँ दोनों की अलग अलग है और दोनों का अपना बहुत मज़ा है। मैं बोलूँगा कि जब आप एज अ सेकेंड जनरेशन बिजनेस ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए मेन चीज़ ये रहती है कि आप आपकी फैमिली को कैसे प्राउड फील करा सकें। जो अगेन मैं रिपीट करूँगा, जो आपकी फर्स्ट जनरेशन 0 to 10 लेके आई है उसको 10 to 100 अगर आप नहीं करें तो फिर फैमिली एजुकेशन के बाद फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने का सेंस नहीं है। बिल्कुल, शुभकामनाएं आपको और निश्चित रूप से उम्मीद यही करते हैं कि जो बिज़नेस है वो बहुत आगे बढ़ेगा। डॉक्टर भंडारी, आपसे मेरा सवाल है, गहन चिंतन में डॉक्टर साहब इसलिए बैठे हैं क्योंकि उनको अभी भी मरीजों की चिंता है। आपकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व है इस डॉक्टर के पेशे में और सभी सेवाएं करते हैं मरीजों की, उनका उपचार करते हैं। कोरोना का जब मुश्किल दौर था, कैसे योगदान दिया आपने समाज को? जी, सबसे पहले मैं जी मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि सबसे अच्छी बात यह है इस प्रोग्राम की कि आप जो एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं उनको एटलीस्ट आप एक प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं और आप सब लोगों को बताते हैं कि इससे हम लोग को भी एक पुश मिलता है। एक कोई यंग जनरेशन है उनको भी एक पुश मिलता है। जहाँ तक बात रही कोरोना की, मैं अरविंदो की तरफ से मैं वहाँ पे काम करता था और मेरी पूरी फैमिली डॉक्टर्स की फैमिली है। जो लोग अरविंदो अस्पताल को जानते होंगे यहाँ पे, जो इंदौर के लोग होंगे, तो मेरे फादर, मदर, मेरी वाइफ, मेरे ब्रदर, उनकी वाइफ, हम सब लोग डॉक्टर्स थे। कोरोना के समय यहाँ पे बहुत ख़राब माहौल था इंदौर में, क्योंकि एक तो नई चीज़ थी बिल्कुल। फर्स्ट वेव में तो डर ही डर था कि कैसे इसको संभालना है, क्या करना है। फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना डॉक्टर्स एक बार, हम लोग का ग्रुप ने सोचा कि क्यों ना एक फ्रंट में आए हम लोग और कोशिश करें कि कुछ करके दिखाते हैं। तो उस समय चुनौतियाँ ये थी कि बहुत रिस्क में सब लोग काम कर रहे थे क्योंकि उसका ट्रीटमेंट किसी को पता ही नहीं था। आप सब लोग जानते हैं जब फर्स्ट वेव आई थी तो एक रूल बना था प्रशासन की तरफ से जिसमें कि आपको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन रहना पड़ता है। तो जो चुनौतियाँ जो हमको फेस करना पड़ी वो मैं आपको इन नटशेल समझा सकता हूँ कि सबसे पहले तो था कि पूरा लॉकडाउन हो गया था। तो आप ये सोचिए कि आपको अगर डर के साथ में लोगों को खाना खिलाना है तो खाना कैसे खिलाना है, प्लस आपको दवाइयाँ मंगवानी है तो दवाइयाँ कैसे मंगवाना है, स्टाफ का मोटिवेशन, क्योंकि जितना डर आप सबके बीच में था हम डॉक्टर्स को भी उतना ही डर था, सबकी फैमिलीज़ होती हैं। वो उस डर को मिटाने के लिए उनको किसी भी प्रकार का कुछ मॉनिटरी एडवांटेज देना स्टाफ को, ये सब चुनौतियों के कारण से हम लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा कि इस पर्टिकुलर बीमारी में बहुत डर लगता है। और मैं सबको ये चीज़ बोलता हूँ कि ये बीमारी इस टाइप की है जिसमें कि आपका रिलेटिव आपके साथ नहीं रह सकता। तो जो एक साइकोलॉजिकल जो हम लोग को उन लोगों को एक केयर देना पड़ती है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहती थी। अभी ओम प्रकाश सकलेचा जी बैठे थे, कमिल पटेल साहब बैठे थे, इन सब के भी विधानसभा क्षेत्र के सब लोग हमारे पास में आते थे। करीबन आई थिंक वी हैव ट्रीटेड अराउंड 47,000 प्लस पेशेंट्स इन अरविंदो, अरविंदो अस्पताल में और भंडारी में, हमारे अलग अस्पतालों में। तो चुनौतियों की बात करने में मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि ये चीज़ को संभालना और पेशेंट्स को देखना, और बहुत ख़राब बात ये रहती थी कि सेकेंड वेव में तो आप सबको पता है कि काफ़ी ख़राब हालत थी, काफ़ी डेथ्स भी हुई हैं। अब आप एक चीज़ सोचिए कि आप आईसीयू में जा रहे हैं, आपको सैचुरेशन सबके दिख रहे हैं, ऑक्सीजन का कुछ टैंक में कुछ प्रेशर कम हो गया तो सैचुरेशन ऐसे डिप होते हुए दिख रहे हैं आपको कि 70, 60 सबके, फिर जैसे ट्यूबिंग चेंज हुई या सिलेंडर चेंज हो फिर बढ़ना चालू हुए। ये सब चीज़ें देखना, और हम लोग को भी बहुत मेंटली हम लोग भी एग्जॉस्ट हो जाते थे, क्योंकि क्या होता है कि आप किसी व्यक्ति को इतने करीब से देखते हो तो एक रिश्ता बन जाता है आपका पेशेंट से, क्योंकि जब आप उसको देखते हो फिर आपको बाहर आके उसके रिलेटिव से मिलना पड़ता है बताने के लिए कि उसकी क्या स्थिति थी। मेरा फ़ोन उठा के देखेंगे करीबन 300 फोटोग्राफ्स होंगे उसमें हर दिन के, मॉनिटर के, और इस चीज़ को देख के फिर कभी उसकी किसी कारण से या नहीं हम लोग उसको बचा पाए और उसकी डेथ हो जाती है, तो वो एक मेंटल ट्रॉमा जो हम लोग को फेस करना पड़ता था, वो उस चीज़ की कल्पना मैं आपको नहीं समझा सकता। मैं इसीलिए कहता हूँ सर कि
हमने एक पिक्चर देखी होगी आपने, एक इंग्लिश पिक्चर थी, एनिमेटेड थी। उसमें पापा मम्मी बेटा बेटी सबके पास सुपर पावर थी और वो सुपर फैमिली थी, इनक्रेडिबल्स फैमिली। और ये रियल लाइफ इनक्रेडिबल फैमिली है जिसमें पापा मम्मी वाइफ हस्बैंड सब डॉक्टर्स हैं और ये सुपर हीरो हैं। आप ताली बजाइए उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर उस दौरान फर्स्ट वेव में सेकेंड वेव में हमारी जान बचाई है, हम लोगों के लिए काम किया है। रमन जी आपके पास आ रहा हूँ। रमन जी, यहाँ तो आदमी को एक अच्छा बिजनेस आइडिया नहीं आता, आपको दर्जनों बिजनेस क्षेत्र में महारत हासिल है, तो सर कैसे इतना मैनेज करते हैं, कैसे मैनेज कर पाते हैं? अब ये तो अब आपका प्रश्न है, पर्सनल है। इसमें मैं यही कहूँगा कि जब साधारण कंपनी या साधारण व्यक्ति को असाधारण परिस्थितियों में डाल दिया जाता है तो वो उनसे लड़ते लड़ते असाधारण परिस्थितियों को हासिल कर लेता है, तो असाधारण कंपनी असाधारण व्यक्ति हो जाता है। तो काम करते रहते हैं, टीम वर्क है, टीम मदद करती है और जो वेल विशर्स हैं वो हेल्प करते हैं और चीज़ें अपने आप स्वतः अपना रूप ले लेती हैं। नहीं, इतने सस्ते में नहीं छोड़ूंगा सर मैं आपको। सर बिजनेस आइडिया मांग रहा हूँ, आप दे नहीं रहे हैं सर। कोविड की बात होते होते मैंने 3 बार तो पानी पी लिया। अब तो नहीं है सर, मैं तो आपसे ही पूछ रहा था कि बिजनेस आइडियाज आज के युवाओं के लिए, क्योंकि कुछ अच्छे बिजनेस आइडियाज आते हैं आजकल के लड़कों को, वो आगे बढ़ना चाहते हैं और उनमें पोटेंशियल भी है लेकिन हेजिटेट कर जाते हैं। तो आप जैसे यूथ आइकन उन्हें कैसे मोटिवेट करेंगे आज कि हेजिटेट नहीं करना? आपको लगता है कि आपका बिजनेस आइडिया ठीक है, वो वर्क करेगा, तो आपको डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो ये कहूँगा कि उनको सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए जो उनकी फैमिली से सबसे ज़्यादा आता है और ये शुरुआत उनके घर से ही होती है। मैं जो बड़ी काम की बात बता रहे हैं लेकिन माइक थोड़ा सा नीचे है, अगर पास कर लेंगे सर सब सुन लेंगे। मैं जो मेरा रोल प्ले करूँगा वो तो करूँगा ही करूँगा, लेकिन आपने देखा होगा ना जैसे कोई बाहर पढ़ने जाता है बच्चा तो कहीं उसको डीफेम या डी ग्रोथ या फेल हो जाता है तो घर वाले क्या बोलते हैं, अरे यार तू 6th में था, तूने पता है तूने ये कर दिया था, और यार तूने गली के बच्चों को ऐसे कर दिया था। तो ऐसा मोटिवेशन घर से ही शुरू होता है। तो उसी तरह से छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे मैं भी मोटिवेट कर सकता हूँ। इतनी बड़ी बात को बहुत साधारण ढंग से कह गए हैं। डॉक्टर रोहन सक्सेना, माफ़ कीजिएगा रोहन सक्सेना जी। डॉक्टर सुन सुन के डॉक्टर आ रहा है। रोहन सक्सेना जी, MPIDC की बात अगर करें, इंडस्ट्रियल क्षेत्र में अभी फ़िलहाल क्या प्लानिंग है? कोई ऐसी प्लानिंग जो कि युवाओं को भी काम आ सके? देखिए, क्योंकि युवाओं की बात हो रही है तो हम लोग गवर्नमेंट स्तर पे, गवर्नमेंट के लेवल पे किस तरह से हम लोग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उस पर मैं बताना चाहूँगा। बिल्कुल सही बात है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी हुआ है उसमें यूथ का बहुत बड़ा रोल रहा है। जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो पिछले कुछ सालों में, इंदौर तो एक एंटरप्रेन्योर शहर है ही, तो यहाँ पे तो आप हमेशा देखेंगे कि बहुत यंग एंटरप्रेन्योर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि मेरा कार्यक्षेत्र बहुत बड़ा है तो जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो नॉट सो डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे भी मैंने जाके देखा है कि जो यंग लोग हैं, जो अभी कॉलेज से ग्रेजुएट्स हैं या स्कूल से ड्रॉप आउट्स हैं, वो बहुत अच्छे आइडियाज़ के साथ आ रहे हैं और बहुत अच्छा काम करते हुए सक्सेस मिल रही है। तो ये एक बहुत एनकरेजिंग साइन है हमारी इकोनॉमी के लिए कि जो यूथ है वो बहुत नए आइडियाज़ के साथ अभी आ रहा है। वो आइडियाज़ सिर्फ आइडियलिस्टिक नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल हैं, बहुत इम्प्लीमेंटेबल हैं। हम लोग एक वो यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक बडिंग स्पेस हम लोग चलाते हैं जिसमें MPIDC उनको एक इनिशियल हैंड होल्डिंग देता है कि आपके पास अगर कोई भी आइडिया हो तो आप आइए, हमें हमारे सेंटर में कुछ दिन रुकिए, हम एक बेसिक फैसिलिटीज़ आपको देंगे। कैपिटल की कमी है या आइडिया की इम्प्लीमेंटेबिलिटी या कोई लिंकेज की कमी है, वो हम एक ब्रिज की तरह उसको पूरा करने की कोशिश हम कर रहे हैं। एक कमी और भी होती है सर, मैं आपको बताता हूँ, बड़ा दिलचस्प एग्जांपल देने वाला हूँ। अभी रमन सर ने जैसा बताया कि यदि साधारण व्यक्ति को असाधारण परिस्थितियों में डाल दिया जाए तो वो कुछ असाधारण कर दिखाता है। अंशुल जी छोटे में बहुत वेब डेवलपर हो गए, कंप्यूटर पे महारत हासिल कर ली, उसके बाद अगरबत्ती उद्योग में आए। अब सर ये वेब डेवलपिंग और ये अगरबत्ती का उद्योग, तो इसमें आपने कहाँ से वो जो आपके सॉफ्टवेयर और वेब डेवलपिंग थी उसमें आप
उसको इम्प्लीमेंट कर पाए, और क्योंकि आप जैसे साधारण व्यक्ति के लिए वो असाधारण परिस्थितियां थी, तो उससे कैसे आपने उसको कामयाबी हासिल की उसमें? सर आई थिंक जो भी आप एजुकेशन लेते हैं आप उसको राइट पुट टू यूज़ कर सकते हैं अगर आपको एक राइट अपॉर्चुनिटी मिले और आप एक ओपन माइंड के साथ काम करें। हम लोग आईआईटी में ही देखते हैं कि काफ़ी लोग जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग करी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है, आप देखेंगे कि वो लोग बैंक्स में काम कर रहे हैं, वो लोग कंसल्टिंग कर रहे हैं। तो इट इज़ जस्ट कि आपका एक ओपन माइंड होना चाहिए, एक ओपननेस टू लर्निंग होना चाहिए कि आप सीखना चाहते हैं। फिर आपने एक सक्सेस कोई एक एज पे किसी चीज़ में हासिल की है, बट दैट सक्सेस शुड बिकम अ हैबिट। फिर आप जो भी करें, फिर चाहे आप अगरबत्ती बनाएं, चाहे कोई भी काम करें। तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी मेरे फैमिली बिजनेस के रूप में। चैलेंज भी था और अपॉर्चुनिटी भी थी जब मैंने देखा कि एक बिज़नेस है, फैमिली बिजनेस है, एक अच्छी स्टेज पे है, बट इसको इससे काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया जा सकता है। मेरे ब्रदर ने मुझे इंस्पायर किया कि तुम वापस आओ, अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करो। मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि यार आप आईआईटी से एजुकेशन करने के बाद आप क्यों अगरबत्ती का बिज़नेस कर रहे हो, आप कोई आईटी कंपनी में जॉब कर सकते थे, आप ऐसा कर सकते थे। बट आज जब मैं देखता हूँ कि 4000 लोगों को हम लोग खुद डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, तो वो देख के मुझे अच्छा लगता है, और वो मुझे लगता है कि मेरी एजुकेशन के साथ मैंने उन दोस्तों में से किसी ने अप्लाई किया जॉब के लिए आपके पास? नहीं सर, अभी दोस्तों में से तो अप्लाई नहीं किया, बट डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है देख के कि जो इम्पैक्ट हम लोग अपने काम से क्रिएट कर पा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि जो एजुकेशन है या जो बचपन में अचीव किया था उसको जस्टिफाई कर पा रहे हैं। ये बहुत खूब भी है क्योंकि बहुत बार देखा जाता है कि बच्चे अपने फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं क्योंकि एजुकेशन अच्छा होता है, ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो सोचते हैं कि हम उसी फील्ड में जाएंगे। डॉक्टर रमन, मेरा आपसे सवाल है, जब युवाओं की बात हो रही है तो में भी हो सकता है, फुल टाइम में भी हो सकता है। 1 घंटे के लिए क्या इतना चार्ज है? 1 घंटा नहीं 1 घंटा और सुन लो यार, तो फिर ठीक है कंटिन्यू। बचपन में वीडियो गेम खेलने जाते थे ना ऐसे, उस वजह से। तो ये अच्छा लिसनर का जो एक प्रोफेशन है ये काफ़ी रहेगा, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तो मैंने अभी सोसाइटी में देखा है। ठीक, इसमें हो सकता है कि ये फ्यूचर में एक बड़ा एक चीज़ निकल के आए। आजकल तो वैसे सुनने को जब मिले तो उदास रहता है मन, बहुत सुनने को मिला आज, उसके पैसे मिलने लगे तो अलग बात है, वो फिर फायदे में हो जाएगा। डॉक्टर महक, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सर, एमपी में जीन टेस्टिंग कर रहे हैं हम लोग, और अकेला अभी तक है ये। तकनीक जितनी बढ़ेगी, जाहिर बात है कि इलाज की गुणवत्ता भी उतनी बढ़ेगी, लेकिन एक जो दिक्कत आती है वो ये कि तकनीक बढ़ाने और इलाज की गुणवत्ता पूर्ण हो और आम आदमी की जेब के अकॉर्डिंग हो,